हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जो टेक्नोलॉजी की 5वीं क्लास होने वाली है। तकनीकी परिपेक्ष, जिसे हम लोग टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कहते हैं, बीएड सेकेंड सेमेस्टर की है। इसमें जो है हम लोग 50 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि टॉप 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले जो है तकनीकी परिपेक्ष की 4 क्लासेज हो गई हैं। इसी चैनल पे आप लोगों को बीएड सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, उसी पर आप लोगों को टेक्नोलॉजी की सारी क्लासेज और इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा की सारी क्लासेज आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है अगर अभी तक जो है प्रीवियस क्लासेज नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर, हम लोग सॉल्व करते हैं 50 क्वेश्चनों की सीरीज फिर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र पद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पद नहीं है? तो इसमें से जो है दीर्घ पाठ योजनाएं समूह 40 छात्रों का अर्थात यानी कि दीर्घ समूह इसमें नहीं है। बाकी ये सब जो है तीनों हैं, जैसे कि विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना, कौशल प्रदर्शन, लघु पाठ योजना, ये तो हैं। उसके बाद लघु समूह को पढ़ना, प्रतिपुष्टित करना, पृष्ठपोषण बनाना, ये भी है। पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः मूल्यांकन, ये भी है। ये सब चीज़ें जो है सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। लेकिन जो दीर्घ पाठ योजना बनाना यानी कि बड़ी पाठ योजना बनाना, समूह जो है 40 छात्रों का अर्थात दीर्घ समूह होना, ये जो है सूक्ष्म शिक्षण का बिल्कुल भी पद नहीं। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में आप लोगों को पता है कि जो है लगभग 5 से 10 छात्र होते हैं और 5 से 10 मिनट की आप लोगों की क्लास होती है और छोटा जो है पाठ्यक्रम होता है। तो ये जो है इसका पद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म शिक्षण का गुण है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण का गुण है? इसके अंतर्गत जो है छात्रों की संख्या कम, शिक्षण अवधि कम होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें जो है एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है, ये भी सही कह रहा है। अगला है कि इसमें जो है तात्कालिक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है, ये भी सही कह रहा है। तो अर्थात जो सूक्ष्म शिक्षण का गुण है वो जो है तीनों है। तो ऊपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि सूक्ष्म शिक्षण की सीमा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है सूक्ष्म शिक्षण की सीमा है? ऑप्शन दिया है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में व्यवस्था करना महंगा पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। यह विधि स्वयं में संपूर्ण विधि नहीं है, इसके प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता रहती है, बिल्कुल सही कह रहा है। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का सर्वथा अभाव पाया जाता है, ये भी सही कह रहा है। यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं हैं इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण का लाभ क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का लाभ होता है कि यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण की सफल विधि है। इसके द्वारा विशिष्ट कौशलों का विकास किया जाना संभव है। इस विधि का तात्कालिक प्रभावशाली प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। तो जो लाभ है ये तीनों हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ ये तीनों हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि जो है बीके पासी 1975 ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की थी? जो वीके पासी जी थे उन्होंने कितने शिक्षण कौशलों की सूची जो है प्रस्तुत की थी? तो उन्होंने 13 जो है शिक्षण कौशलों की जो सूची है उन्होंने प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रदर्शित की है? जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है उसमें जो है कितने शिक्षण कौशल की सूची प्रस्तुत की? तो उसमें जो है 14 शिक्षण कौशलों की सूची जो है प्रस्तुत की थी। तो इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक और शिक्षार्थी में जो शाब्दिक संप्रेषण होता है उसके निरीक्षण एवं अंकन को ही अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। यह अंतःक्रिया वर्ग पद्धति का विकास सन 1950 में किया था। किसने किया था? तो फ्लैंडर ने किया था। तो इसका राइट आंसर फ्लैंडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लैंडर ने जो है कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों और शिक्षक के व्यवहारों को कितने वर्गों में बांटा? जो फ्लैंडर महोदय हैं उन्होंने जो कक्षा में होने वाले विद्यार्थी और शिक्षक के व्यवहार को जो है कितने वर्गों में बांटा है? तो 10 वर्गों में बांटा है। तो 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्लैंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति के संदर्भ में क्या सही है? निम्नलिखित में से जो फ्लैंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति है उसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो है अशाब्दिक व्यवहारों को शामिल नहीं किया जाता है, ये सही कह रहा है।
कक्षा में छात्रों और शिक्षकों के शाब्दिक व्यवहारों के वर्गीकरण के अंतःक्रिया विश्लेषण एक प्रेक्षण यंत्र के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। इस विधि का विकास शाब्दिक संप्रेषण को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ये भी सही कह रहा है। तो जो फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति है, ये इसके संदर्भ में ये तीनों आ जाते हैं। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में शिक्षण वार्ता के 7 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है। जो फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति है उसमें जो शिक्षण वार्ता है उसके जो 7 वर्ग हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो उसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण वार्ता का भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षण वार्ता का भाग है। अप्रत्यक्ष वार्ता भी है और प्रत्यक्ष वार्ता दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया में अप्रत्यक्ष वार्ता का अवयव है। जो फ्लेंडर की अंतःक्रिया है उसमें जो अप्रत्यक्ष वार्ता का अवयव निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न पूछना, प्रशंसा एवं प्रोत्साहन ये है, भावनाएं स्वीकृत करना ये भी है, विचारों को स्वीकृत करना और प्रयोग करना ये भी है। तो ये सारे हो जाएंगे, ये सभी यानी कि उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में शिक्षक वार्ता के अंतर्गत प्रत्यक्ष वार्ता का अवयव है। प्रत्यक्ष वार्ता के अवयव इसमें पूछ रहा है। इसमें प्रत्यक्ष जो वार्ता का अवयव होते हैं इसमें निर्देश देना होता है, आलोचना होता है, व्याख्या देना, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष वार्ता के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में विद्यार्थी वार्ता के कितने वर्ग होते हैं। जो विद्यार्थी वार्ता होता है उसके कितने वर्ग होते हैं। उसके जो है 2 वर्ग होते हैं। तो 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कक्षा में होने वाले छात्रों और शिक्षकों के व्यवहारों के वर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें कह रहा है कि शिक्षक वार्ता 7 वर्ग का होता है, छात्र वार्ता 2 वर्ग का होता है, कक्षा में चुप्पी और अव्यवस्था 1 वर्ग की होती है। तो ये सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला हमारा फ्लेंडर विधि की उपयोगिता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है फ्लेंडर विधि की उपयोगिता है। यह विधि जो है अधिकतर शिक्षक वार्ता पर केंद्रित होती है। कक्षागत शिक्षण के निरीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधि है। बिल्कुल सही कह रहा है। यह विधि अनुकरणीय तथा सूक्ष्म शिक्षण विधि में बहुत लाभकारी होता है। ये भी सही कह रहा है। कक्षा में सामाजिक संवेगात्मक वातावरण को मापने के लिए यह एक प्रभावी विधि है। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो उपर्युक्त तो सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण मशीन का उपयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मशीन का उपयोग नहीं है। इसके प्रयोग से शिक्षण का कार्य कठिन होता है। ये गलत है, यानी कि कठिन नहीं होता, ये बिल्कुल सरल होता है। तो यही ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा है कि किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। यानी कि किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार जो व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया है उसको हम लोग प्रतिमान कहते हैं। यह किसने कहा था। तो H.C. विल्ड ने कहा था। तो H.C. विल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के संबंध में सोचने विचारने की एक रीति है। इन्हीं के अनुसार प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित अथवा व्यवस्थित करके तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत करने की विधि है। यह कथन जो है किसका है। तो यह कथन भी N.C. विल्ड का है। तो N.C. विल्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि शिक्षण प्रतिमान मात्र अनुदेशन की रूपरेखा है। वे विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया है जो छात्रों में अंतःक्रिया करवाते जिससे उनके व्यवहार में विशेष परिवर्तन कर सके। ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है जायस और वेल का है। तो जायस और वेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत कौन सी बात आती है। शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत कौन सी बात आती है। दिशा, क्रिया, व्यवस्थित परिवर्तन। तो ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। दिशा भी आती है, क्रिया भी आती है, व्यवस्थित परिवर्तन भी आता है। अगला है कि किनके अनुसार, यानी कि ये जो कथन दिया है वो जो है किनका है।
ये कथन क्या है कि उद्देश्य वह बिंदु या अभीष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, या अथवा जो है जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। तो यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी ने जो है इस कथन को कहा है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीएस ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का कौन सा पक्ष नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। बीएस ब्लूम के अनुसार जो शैक्षिक उद्देश्य का कौन सा पक्ष नहीं है? ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक भी होता है, प्रयोगात्मक नहीं होता है यहाँ पे। तो प्रयोगात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि बीएस ब्लूम के अनुसार छात्र ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए कितने स्तरों को पार करना पड़ता है? बीएस ब्लूम के अनुसार जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसको जो है विकसित करने के लिए कितने स्तरों को जो है पार करना पड़ता है? तो 6 स्तरों को पार करना पड़ता है। तो 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण का नियोजन करते समय शिक्षक को कौन सी क्रिया करनी पड़ती है? जो आई के डेविस हैं उनके अनुसार जो है शिक्षण का नियोजन करते समय शिक्षक को जो है कितनी क्रियाएं करनी, कौन सी क्रिया करनी पड़ती है? कार्य विश्लेषण करना पड़ता है, शिक्षण उद्देश्यों को पहचानना पड़ता है, सीखने के उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना पड़ता है। तो सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो है क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है कि शिक्षण की नीतियाँ शिक्षण की विधियों से अधिक व्यापक होती हैं? जो शिक्षण की नीतियाँ होती हैं वो जो शिक्षण की विधियों से अधिक व्यापक होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आई के डेविस का है। आई के डेविस ने कहा था कि शिक्षण की जो नीतियाँ होती है वो जो शिक्षण की विधियों से अधिक व्यापक होती हैं। अगला है हमारा कि शिक्षण नीतियों के संबंध में क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो शिक्षण नीतियों के संबंध में सही नहीं है? शिक्षण की नीतियाँ शिक्षण की विधियों से कम व्यापक होती हैं। सही बात है, यानी कि जो नीतियाँ होती हैं शिक्षण की नीतियाँ शिक्षण की विधियों से कम व्यापक होती हैं। ये यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण विधियों के संदर्भ में क्या सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षण विधियों के संदर्भ में सही ऑप्शन है? शिक्षण विधियाँ जो है परंपरागत मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। इनके मूल्यांकन का मापदंड पाठ्य वस्तु का स्वामित्व माना जाता है। ये भी सही कह रहा है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करना है। ये भी सही कह रहा है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण नीतियों का प्रकार है। शिक्षण नीतियों का प्रकार प्रभुत्ववादी नीतियाँ, जनतांत्रिक नीतियाँ दोनों होती हैं। तो ए और बी जो है दोनों हो जाएगा। अगला है हमारा कि प्रभुत्ववादी नीति है। जो प्रभुत्ववादी नीति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है पूछा है इसमें? तो जो है खोज विधि जो होती है वो जो है इसमें नहीं आती है। जो प्रभुत्ववादी नीति है उसमें जो खोज नीति जो है नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब जो है आते हैं। अगला है हमारा कि जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो वाद विवाद जनतांत्रिक में आती है, मस्तिष्क विप्लव भी आती है, योजना पद्धति भी आती है, अभिक्रमित अनुदेशन इनमें नहीं आती है जनतांत्रिक में। तो अभिक्रमित अनुदेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनतांत्रिक शिक्षण नीति है। निम्नलिखित में से कौन सी जो जनतांत्रिक शिक्षण नीति है? पात्र, अभिनव, गृह कार्य एवं ट्यूटोरियल, खोज एवं अन्वेषण। तो जो जनतांत्रिक शिक्षण नीति है उनमें जो है ये सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वाद विवाद का प्रकार है। जो वाद विवाद होता है उसका प्रकार है औपचारिक और अनौपचारिक, ये दोनों होता है। जो वाद विवाद का प्रचार जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीम शिक्षण का सर्वप्रथम विकास सन 1955 में कहाँ हुआ था? जो टीम शिक्षण का सर्वप्रथम विकास है 1955 में जो है सबसे पहले जो है कहाँ हुआ था? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अगला है कि टोली शिक्षण की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है टोली शिक्षण की विशेषता है? यह सहकारिता पर आधारित है। बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं। ये भी सही कह रहा है। इसमें शिक्षण का उत्तरदायित्व एक ही
शिक्षक का ना होकर संपूर्ण टोली का होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये जो है उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी टोली शिक्षण की विशेषताएं ये सभी होती हैं। तो उपर्युक्त सभी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टोली शिक्षण का प्रकार है, कौन सा जो है टोली शिक्षण का प्रकार है? एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली, एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों की टोली, गलत है। विभिन्न विभागों के एक ही विभाग के शिक्षक की टोली, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली जो है टोली शिक्षण के प्रकार होते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि टोली शिक्षण प्रक्रिया का सोपान नहीं है। जो टोली शिक्षण प्रक्रिया है निम्नलिखित में से उसमें जो है कौन सा सोपान नहीं है? तो योजना बनाना ये तो आता है, परिणामों का मूल्यांकन करना ये भी आता है, लिखित रूपरेखा तैयार करना ये भी आता है, व्यवस्था करना इसमें नहीं आता है। तो व्यवस्था करना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोली शिक्षण का लाभ है। जो टोली शिक्षण का लाभ होता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अनुदेशन की गुणवत्ता एवं लचीलापन, ये सही हो जाएगा। समूहों को अधिक विशेषज्ञों से सामना करना, ये भी सही हो जाएगा। शिक्षक के वास्तविक स्तर का विकास एवं स्वतंत्र बहस के अवसर, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि टोली शिक्षण का जो लाभ होता है ये जो सभी आ जाएंगे, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टोली शिक्षण की सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है टोली विधि की सीमा नहीं है या फिर टोली शिक्षण की सीमा नहीं है? तो टोली शिक्षण की सीमा जो है कम खर्चीली विधि, यह जो है बिल्कुल गलत कह रहा है। तो यही जो है इसमें नहीं है पूछा है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टोली विधि होती है वो जो है कम खर्चीली बिल्कुल भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषण विधि के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो भाषण विधि के संदर्भ में इसमें क्या, इनमें से कौन सा सही नहीं है? भाषण जो है द्विमार्गीय विधि है, ये बिल्कुल भी गलत कह रहा है। इसमें प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, ये सही कह रहा है। इसके प्रयोग से छात्रों की अनुक्रियाओं के अवसर बहुत कम मिलते हैं, ये भी सही कह रहा है। यह परंपरागत प्रभुत्ववादी विधि, ये भी सही कह रहा है। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो भाषण जो है द्विमार्गीय विधि जो है नहीं होती है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सामूहिक वाद विवाद विधि के प्रतिपादक हैं। जो सामूहिक वाद विवाद विधि है उसके जनक या फिर प्रतिपादक जो है हेरी ए आवर स्ट्रीट होते हैं, हेरी ए आवर स्ट्रीट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक वाद विवाद विधि का उद्देश्य है, जो सामूहिक वाद विवाद विधि है उसका क्या उद्देश्य है? समस्या का विश्लेषण एवं सूचना तथा तथ्य प्रदान करना, ये सही है। मूल्यों का निर्धारण करना, ये भी सही है। जनसाधारण का मनोरंजन, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक वाद विवाद विधि का जो उद्देश्य है उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। अगला नंबर है कि सामूहिक वाद विवाद का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन से जो है सामूहिक वाद विवाद का प्रकार है? तो सार्वजनिक सामूहिक वाद विवाद, शैक्षिक सामूहिक वाद विवाद, ये दोनों आते हैं इसमें। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सामूहिक वाद विवाद का सैद्धांतिक आधार नहीं है। निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो है सामूहिक वाद विवाद का सैद्धांतिक आधार नहीं है। तो इसमें जो है आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाता है, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाता, बाकी ये सब जो है इसके आधार होते हैं। अगला है कि सामूहिक वाद विवाद का उपयोग है। इसमें से कौन सा सामूहिक वाद विवाद का उपयोग है? सामाजिक अधिगम को प्रोत्साहन देना, सही बात है। ज्ञानात्मक भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति, ये भी सही बात है। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ छात्रों में समस्या समाधान, तर्क शक्ति, आलोचना करने की क्षमताओं तथा दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान की प्रवृत्ति का विकास, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा सामूहिक वाद विवाद की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सामूहिक वाद विवाद की विशेषता है? तो इससे समस्या समाधान की क्षमताओं एवं प्रवृत्ति का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। इससे जो है छात्रों में सही दृष्टिकोण एवं अभिवृत्तियों तथा दूसरे के विरोधी विचारों के प्रति सम्मान की भावना का विकास होता है, ये भी सही बात है। इससे जो है छात्रों में सृजनात्मक तथा आलोचनात्मक विश्लेषण एवं विवेचन की क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास होता है, ये भी सही बात है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी विशेषताएं इनकी होती हैं जो सामूहिक वाद विवाद की होती है।
अगला है कि विचार गोष्ठी, जिसे हम लोग सेमिनार कहते हैं, प्रविधि का उद्देश्य, विचार गोष्ठी जो प्रविधि है उसका क्या उद्देश्य होता है। विश्लेषण, संश्लेषण, आलोचनात्मक क्षमताओं एवं मूल्यांकन की योग्यताओं का विकास करना, सही बात है। अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचार दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास करना, ये भी सही बात है। इससे अपना दृष्टिकोण रखने, स्पष्टीकरण करने तथा स्पष्टीकरण मांगने व्यवहारों का विकास होता है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है कि विचार गोष्ठी का प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विचार गोष्ठी का प्रकार है। लघु तथा मुख्य विचार गोष्ठी, सही बात है। ये मतलब इसका प्रकार है। राष्ट्रीय विचार गोष्ठी ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी ये भी है। तो विचार गोष्ठी का प्रकार ये सभी आ जाएंगे, तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। यह शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रण अभ्यास करती है, ये तो सही कह रहा है। इसका विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1961 में हुआ था, ये भी सही कह रहा है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला एवं वैश्लेषिक विधि है, ये गलत कह रहा है। सूक्ष्म शिक्षण जो है प्रयोगशाला और वैश्लेषिक विधि बिल्कुल भी नहीं है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर है, अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि किसके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुपात है। यह कथन जो है किसका है कि सूक्ष्म शिक्षण जो अध्यापन अभ्यास होता है वो जो है कक्षा का आकार, कक्षा की अवधि जो है बिल्कुल कम होती है। यह जो है कथन किसका है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने यह कथन दिया है, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे जो है एक जो है 50 क्वेश्चनों की सीरीज जो है हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। पूरे A to Z 50 क्वेश्चनों को जो है हमने हल कर लिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।